हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन के एसबीआई पीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे और आईपीएस पीओ के भी जो प्रीवियस ईयर है जिसमें आपका क्वांटिटी कंपैरिजन और डाटा सफिशिएंसी पूछा गया था उसके क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो आजकल जो है आपको डाटा सफिशिएंसी तो जरूर पूछा जाता है मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो बहुत बच्चों को पता नहीं होता है कि डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को कैसे बनाए, ठीक है। आपको क्या करे कि डाटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चन है फास्ट बन जाए मेंस एग्जाम में। इसके अलावा क्वांटिटी कंपैरिजन में भी किस तरीके से इसको फास्ट सॉल्व कर पाएँ, तो उसके भी मैं आज बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें जो मोस्टली जो क्वेश्चन रहेंगी वो एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस के प्रीवियस ईयर की रहेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था इस दोनों टॉपिक पे तो उसको भी मैं कवर करूंगा। तो आज जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे रियल एग्जाम क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और जिस तरह के सवाल आपको इस साल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम रेलिवेंट रहेगा। और जो है आपका मैं बताने वाला हूँ अप्रोच। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है खासकर डाटा सफिशिएंसी में, कि उसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप जिससे फास्ट सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो और ऐसा चीजें बताऊंगा डू एंड डोंट, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वाइल सॉल्विंग डाटा सफिशिएंसी एंड क्वांटिटी कंपैरिजन, ठीक है। तो गाइज ये आपका जो है एसबीआई पीओ मेंस के लिए तो जरूरी है ही, आईपीएस पीओ मेंस के लिए भी तो जरूरी है ही, लेकिन आजकल प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। तो ये मेंस के लिए तो जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन प्रीलिम्स में भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। तो आज ये मैराथन वीडियो है, आज हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर की, जिससे कि आप डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन में स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है। तो गाइस आते हैं आप पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन पे। तो देखो क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। कह रहा है गिवन दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। अब देखो एक सर्किल है और उसके बाहर एक ट्रायंगल बना हुआ है। कह रहा है ये डी जो है मिड पॉइंट ऑफ एसी है, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। एंड बीसी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। अब ये बीसी जो है ये डायमीटर है सर्किल का, इसको देख लिया। एंड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज 44 सेंटीमीटर। वाह, सरकमफेरेंस क्या हो गया, 2 पाई आर होता है ना सरकमफेरेंस, तो ये आपको दिया गया है 44। तो यहाँ से आप क्या करोगे, रेडियस का वैल्यू निकल जाएगा ना। देखो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस निकाल लो, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपको, 22×2 = 44 कट गया, आर जो है 7 सेंटीमीटर आ गया। तो रेडियस तो हमको अभी ही पता चल गया कि क्या होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वांटिटी वन में क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमको निकालना है, क्या होगा, ठीक है। और क्वांटिटी टू क्या है मेरा, 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है ना। तो यानी ये तो क्वांटिटी आपको यही पता चल गया कि ये 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्वांटिटी टू तो हमको पता चल गया। अब बस हमको क्वांटिटी वन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा। तो गाइस कोई नहीं, देखो हम लोग क्या करेंगे भाई, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अब जो ये टोटल पूरा एरिया है इसमें अगर हम लोग ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमको निकल जाएगा ना शेडेड एरिया का रीजन। तो ये जो है आपका, ये तो हाफ सर्किल है, तो इसका जो है कितना हो जाएगा, ये जो पोर्शन है इसका एरिया टोटल कितना हो जाएगा भाई, देखो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो सर्किल का एरिया है उसका आधा है ना, बीसी डायमीटर उसको आधा आधा भाग में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7, ठीक है। अब देखो ये 7 से चला गया, ये हो गया 77। तो मतलब जो है हाफ सर्किल का एरिया पता चल गया। अब इसमें से ट्राइंगल का एरिया, बीडीसी जो ट्राइंगल है उसके एरिया को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या है भाई, देखो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा भाई। तो गाइस इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, देखो ट्राइंगल को आप यहाँ से दो, ये इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रेडियस भी है, तो यहाँ जो है ये हाइट है मान लो, तो ये रेडियस है, और ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, मैंने मेंसुरेशन में बताया ना, 1/2 गुना आधार, आधार यानी बीसी, तो बीसी तो डायमीटर है जो 2r है, इंटू हाइट, हाइट भी तो रेडियस ही है, तो रेडियस r हो गया। तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया। तो आर का वैल्यू कितना है आपको, 7 है, तो ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब जो है शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन का जो एरिया है उसका क्या हो जाएगा भाई, देखो जो हाफ सर्किल है, हाफ सर्किल में हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो है हाफ सर्किल का एरिया 77 है और ट्राइंगल का एरिया 49 है, तो इसको माइनस कर देते तो ये कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया क्वांटिटी वन हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मेरा क्वांटिटी वन क्या है,
क्वांटिटी 2 से बड़ा है, ठीक है। तो क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। तो अब आते हैं अगले क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन में। देखो गाइज, इस तरह के क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक इजीली कैसे बना सकते हो, ठीक है। देखो इसमें क्वांटिटी 1 क्या है, 18x³ ठीक है। क्वांटिटी 2 क्या है, 12x4y4। और इसमें क्या है, इफ x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0। तो गाइज इस केस में क्या करो, x का वैल्यू आप 1 ले लो, ठीक है। क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो हर कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और y लेस देन 0 है तो y का वैल्यू -1 ले लो, ठीक है। तो इसमें मेरा क्वांटिटी 1 क्या हो जाएगा, क्वांटिटी 1 मेरा क्या हो जाएगा, 18x³ यानी 1, और -y³ यानी -18 हो जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी 2 क्या हो जाएगा मेरा, 12x4 है और y4 है, तो इवन पावर है तो क्या हो जाएगा मेरा, 12 भी हो जाएगा। तो मेरा क्या है, क्वांटिटी 1 जो है लेस देन क्वांटिटी 2 है। तो देख रहे हो, हर क्वेश्चन को आपको ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा सॉल्यूशन करने बैठ जाओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। x ग्रेटर देन 0 है तो x का वैल्यू 1 है तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, y लेस देन 0 है तो y -1 ले लेते हैं, और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में रख दो, तो मेरा इजीली पता चल गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2 है। तो इस क्वेश्चन को ये एसबीआई पीओ मेंस में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चे को कितना टाइम लगना चाहिए भाई, लेस देन 20 सेकेंड के अंदर जो है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके रख दोगे। तो मेक श्योर जो क्वेश्चन को थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बनाओ, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका बोट एंड स्ट्रीम पे क्वांटिटी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपको डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन के अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई क्या बोल रहा है। स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट इज इन रेशियो 6:1। स्पीड ऑफ बोट जो है स्टिल वाटर में, और स्पीड ऑफ करंट जो है हमको दिया गया है 6:1 है, ठीक है। अब कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 2 आवर अपस्ट्रीम एंड इन 2 आवर डाउनस्ट्रीम इज 8 किलोमीटर। मतलब जो है लेते हैं 6x है, ये x है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम वेलोसिटी आपका क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है आपका, वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, तो ये कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब हमको क्या दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाई बोट 2 आवर्स अपस्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम में जितना डिस्टेंस कवर करता है और डाउनस्ट्रीम में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसका डिफरेंस 8 किलोमीटर है। और ये कितने टाइम में कर रहा है, दोनों में 2-2 घंटे में। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, टाइम 2 घंटे लेता है, और वेलोसिटी अपस्ट्रीम कितना है, 5x है, ठीक है। तो गाइस हमको क्या दिया गया है कि जितना वो डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में कवर करता है और जितना अपस्ट्रीम में कवर करता है उसका डिफरेंस कितना है, 8 किलोमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है, जितना टाइम लेता है 2 घंटे लेता है, और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है, 7x है, ठीक है। क्या होता है, डिस्टेंस आपका होता है क्या, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है ना। और अपस्ट्रीम जो डिस्टेंस कवर करता है 2 घंटे में, वो कितना कवर करता है, वी स्पीड से, अपस्ट्रीम स्पीड 5x है, तो ये आपका 8 है, ठीक है। तो यहाँ से 14x माइनस 10x कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। यानी 4x इजकल टू 8, यानी यहाँ से x का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 आ गया, तो हमको चाहिए क्या, क्वांटिटी 1 में कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट कितना है, यहाँ देखो 6x है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 6 × 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 है ना, तो ये 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्वांटिटी 1 पता चल गया, 12 किलोमीटर पर आवर है। अब क्वांटिटी 2 क्या दिया है, स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट हु गोज 28 किलोमीटर इन 2 आवर। तो ये तो इसका 14 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। 28/2 कर दो। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो कौन बना है आपका, क्वांटिटी 1 जो है आपका क्या है, क्वांटिटी 1 जो है लेस देन क्वांटिटी 2 है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन अच्छे से देखना, सी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत बच्चों को डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ये नहीं सही तरीके से पता होता है। सॉल्व तो कर लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन सही अप्रोच जो है बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता है। तो डाटा सफिशिएंसी में अप्रोच बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्वांटिटी कंपेरिजन तो आपका सिंपल है, क्वांटिटी का वैल्यू निकाल के कंपेयर करना, लेकिन डाटा सफिशिएंसी में बहुत बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं मैं ये भी बता देता हूँ। वो क्या करते हैं ना कि मतलब कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं। इसमें आपको कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें बस आपको देखना है किस स्टेटमेंट से मेरा आंसर निकलेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहला क्वेश्चन है मेरा, देखो इसमें कह रहा है इन हाउ मेनी डेज मैन एंड वोमेन कैन डू द वर्क व्हेन वर्किंग टुगेदर। मैन और वोमेन वर्क कर रहे तो साथ में कितने दिन में काम को कर लेंगे। तो हमको इसका वैल्यू नहीं निकालना है, हमको देखना है तीन स्टेटमेंट एबीसी दिया है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट मेरा ये आंसर कर देगा। हमको आंसर एक्चुअली निकालना नहीं है, ठीक है।
तो गाइस देखो, इसको जो है मैं बिना पेन पेपर यूज किए ही बना दूंगा, मतलब मेंटल माइंड में ही सोच के बना दूंगा। तो देखो मैं कैसे बनाता हूँ इसको। देखो रेशियो बिटवीन द एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड वोमेन दिया है 3:1। मैन और वोमेन का एफिशिएंसी दिया है 3:1। तो मैन वोमेन कितना यूनिट पर डे वर्क कर रहा है ये तो हमको पता चल गया, ठीक है। अब देखो दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, मैन एंड चाइल्ड कैन डू 1/3 थर्ड वर्क इन 9 डेज। मतलब मैन और चाइल्ड का आपको पता चल जाएगा कि कितने दिन में काम फिनिश करता है, ठीक है। इसको आप 1/3 वर्क 9 डेज में कर रहा है तो पूरा 1 पार्ट 27 दिन में करेगा, ठीक है। चलो, लेकिन मैन और वोमेन का निकालना है हमको, मैन और चाइल्ड तो नहीं निकालना है। अब स्टेटमेंट सी को देखते हैं। वोमेन कैन डू 2/3 ऑफ वर्क इन 14 डे। तो गाइज अगर ओमेन का जो है अकेले कितने दिन में काम कर लेगी ये पता चल जाएगा। अब देखो स्टेटमेंट ओ ए और स्टेटमेंट सी को कंबाइन कर देगी तो मेरा आराम से आ जाएगा। देखो ओमेन का वर्क पता चल गया, एक दिन में वोमेन कितने दिन में काम फिनिश कर लेगी ये हमको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। अब जो है हमको मैन और वोमेन का एफिशिएंसी दिया है तो मैन का पता चल जाएगा उससे कि वो कितने दिन में अकेले काम खत्म कर लेगा। तो हमको यही चाहिए ना, मैन और वोमेन दोनों मिलके कितने दिन में काम कर लेगा। तो इजी क्वेश्चन है, कितना ए एंड सी को कंबाइन करके मेरा आंसर निकल जाएगा। तो इसको जो है बहुत बच्चे क्या करेंगे, सॉल्व करने बैठ जाएंगे, एफिशिएंसी लेंगे, फिर वर्क निकालेंगे। अरे हमको आंसर नहीं निकालना है, हमको बस देखना है विच स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें तो बिना पेन पेपर उठाए ही आप बोलोगे क्या आंसर होगा, ए आंसर होगा। ओनली ए एंड सी टुगेदर कैन आंसर द क्वेश्चन। तो ए को टिक मार देंगे, ठीक है। तो यही मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे कि वो कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे कि मैन एंड चाइल्ड में वोमेन कितने दिन में काम कर रही है। हमको बस ये देखना है कि मैन एंड वोमेन का वर्क कहाँ से निकल रहा है। तो कॉमन सेंस है, मैन का वर्क पता चल जाएगा, वोमेन का वर्क पता चल जाएगा तो मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन को अप्रोच करो, ठीक है। आपका फास्ट सॉल्व होगा और आपका मेंस एग्जाम में जो है या प्री में टाइम सेव होगा। तो अब आते हैं पार्टनरशिप पे बेस आपका डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, और ये आपको एसबीआई पीओ मेंस प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस बार भी आपको 3 स्टेटमेंट वाले डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन मेंस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फिर से हम लोग थोड़ा स्मार्ट अप्रोच यूज करते हैं, ठीक है, कि पेन पेपर का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े, माइंड में ही हम लोग सोच लेंगे कि कौन सा डाटा सफिशियंट होगा आंसर करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है व्हाट विल बी द शेयर ऑफ आर इन द प्रॉफिट अर्न बाई वी आर एंड ए टुगेदर, ठीक है। तो एक बिजनेस में 3 लोग पार्टनर है, वी आर ए, तो हमको बोल रहा है कि प्रॉफिट के शेयर में आर का कितना प्रॉफिट होगा ये हमको निकालना है, ठीक है। तो ये हमको निकालना है। अब देखो कौन सा स्टेटमेंट सफिशियंट है आंसर करने के लिए, भाई हम लोग तीनों स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं बारी बारी से। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दे टुगेदर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹54,000 फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब तीनों वी आर ए जो है टोटल प्रॉफिट 54,000 अर्न करता है एक साल में, लेकिन हमको तो चाहिए भाई आर का शेयर। तो एक पहला स्टेटमेंट से तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, अगला स्टेटमेंट में क्या है, आर इन्वेस्टमेंट वाज 25% लेस देन बीज एंड 50% मोर देन ए। तो इसको आप कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, इससे देखो हमको क्या पता चल जाएगा कि वी आर ए का कितना इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ये पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको क्या चाहिए भाई, हमको तो चाहिए कि प्रॉफिट शेयर क्या होना चाहिए। प्रॉफिट शेयर क्या है भाई, आर का। तो इस स्टेटमेंट से भी नहीं पता चल रहा है हमको, मतलब अकेले नहीं बता पाएगा ये। लेकिन गाइस देखो मेरा सेकेंड जो स्टेटमेंट है इससे हमको पता चल गया वी आर ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है, किस रेशियो में है। तो अब हमको अगर पहले स्टेटमेंट से कंबाइन करते हैं, 1 और 2 को साथ में चेक करते हैं, आंसर कर पाएगा। तो देखो टोटल प्रॉफिट पता है और टाइम पीरियड एक साल है, तो मेरा क्या निकल जाएगा भाई, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, जितना इन्वेस्टमेंट किया गया और जितने टाइम पीरियड के लिए किया गया। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता है, टाइम पीरियड पता है, तो प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा। अब टोटल प्रॉफिट पता है तो आर का शेयर निकल जाएगा। तो इस तरीके से खूबसूरत तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। मतलब 1 और 2 मिलके मुझे आंसर कर देगा, आर का कितना प्रॉफिट है पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं 3 को, 3 में क्या बोल रहा है भाई, तो 3 में क्या बोल रहा है, प्रॉफिट ऑफ भी इज 4,000 मोर देन दैट ऑफ ए। मतलब भी का जो प्रॉफिट है कितना है भाई, 4,000 रुपया ज्यादा है जितना ए का प्रॉफिट है। तो चलो ये भी अच्छा बात है। तो हम लोग देखेंगे 2 और 3 को कंबाइन करके क्या आंसर निकल जाएगा। तो देखो, तो गाइज इस केस में प्रॉफिट जो है बी का 4,000 ज्यादा है ए से, ठीक है। तो इसमें अगर हम सेकेंड वाला को कंबाइन कर देंगे तो उसमें हमको पता है इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, तो प्रॉफिट का रेशियो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी हमको पता चल जाएगा ना, मान लो आप जैसे वी आर ए का इन्वेस्टमेंट कुछ रेशियो प्रोपोर्शन में होगा, कुछ भी
एक्स के टर्म में होगा तो उसमें आप रख दोगे प्रॉफिट का वैल्यू एक्स के टर्म में, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, तो फिर जो है आपका आर का प्रॉफिट शेयर कितना है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो है 2 और 3 से भी निकल जाएगा, ठीक है, इससे भी मेरा निकल जाएगा। अब देखते हैं 1 एंड 3 से क्या निकलेगा। तो देखो 1 में क्या दिया है, टोटल प्रॉफिट 54,000 है 1 साल के लिए, और थर्ड में दिया है प्रॉफिट ऑफ बी इज 4,000 मोर देन दैट ऑफ ए। इसमें तो हमको इन्वेस्टमेंट का रेशियो नहीं पता है, तो हमको कैसे पता चलेगा प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा भाई। हमको तो सिर्फ पता है प्रॉफिट भी 4,000 ज्यादा है ए से, ठीक है, और टोटल प्रॉफिट 54,000 है। लेकिन इसमें 3 वेरिएबल है और मेरा 2 इक्वेशन ही है, तो मेरा जो है तीसरा नहीं निकल पाएगा ना, इसीलिए 1 एंड 3 से हम लोग आंसर नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि 2 को कंबाइन करेंगे या 1 से या 3 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विच डाटा इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, 2 एन आइदर 1 और 3 ओनली, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में आप ऑप्शन को ध्यान से देखना, ऑप्शन में भी बच्चे गलती कर देते हैं सेलेक्ट करने में। इस केस में 2 का कॉम्बिनेशन 1 या 2 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ है, तो क्या हो जाएगा आंसर, 2 एन आइदर 1 और 3 ओनली इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आते हैं अगले डाटा डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोट एंड स्ट्रीम पे आपका बेस है। इसमें कह रहा है बोट टेक्स 2 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन स्टिल वाटर, ठीक है। बोट जो है ए से बी जाने में कितना टाइम लगा रहा है भाई, 2 घंटा लेता है स्टिल वाटर में, ठीक है, 2 घंटे लगाता है, लिख लेते हैं। टू फाइंड आउट द स्पीड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए अपस्ट्रीम स्पीड निकालना है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, कौन सा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा, ए देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी अगर दिया रहे, तो ए और बी के बीच अगर डिस्टेंस दिया रहे तो हमको टाइम पता है भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे तो हम लोग को मतलब डिस्टेंस से हमको क्या पता चल जाएगा कि बोट का स्पीड क्या है, ठीक है, तो वी भी पता चल जाएगा कि क्या होने का, ठीक है, ये पता चल जाएगा। लेकिन हमको अपस्ट्रीम चाहिए भाई, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम होता है। तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम भी तो पता होना चाहिए, तब तो वी यू निकलेगा। तो ये तो स्टेटमेंट ए से सिर्फ नहीं निकलेगा, स्टेटमेंट बी को देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम फ्रॉम बी टू ए, मतलब बी टू ए जाने में टाइम हमको पता रहे कि कितना टाइम लगता है। तो देखो अब देखना, अब हम लोग इससे भी सिर्फ नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ए और बी को कंबाइन कर लेते हैं। ए और बी को कंबाइन करते हैं तो देखते हैं क्या आता है मेरा, ठीक है। अब देखो ए एंड बी को कंबाइन करेंगे तो मेरा जो है क्या पता चल जाएगा आपको कि टाइम जो है आपका डाउनस्ट्रीम वाला पता है, तो डाउनस्ट्रीम टाइम कितना हो जाएगा आपको, डाउनस्ट्रीम टाइम कितना हो जाएगा आपको, डिस्टेंस और जितना डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी है, तो डिस्टेंस हमको पहले स्टेटमेंट से पता है ना, ए और बी के बीच क्या है, ठीक है, ये पता है और ये पता है, तो वीडी पता चल जाएगा। अब देखो वीडी पता है और हमको क्या पता चल जाएगा भाई, वीडी पता है और हमको जो है वीबी भी पता चल जाए, तो वीडी क्या होता है, वीडी जो है आपको वीबी प्लस वी एस होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ से जो है आपका वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम पता चल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट तो पता है। तो अब जो है मेरा अपस्ट्रीम स्पीड जो है ये पता चल जाएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट पता है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम पता है, मतलब ए एंड बी से हम लोग आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग सी को चेक करते हैं, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑफ वाटर गिवन। तो सी में तो बहुत खूबसूरत भाई स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ही दिया हुआ है, तो हम जो है बी और सी को चेक करते हैं, क्या आंसर हो जाएगा, बी एंड सी से चेक करते हैं। तो बी में क्या दिया है, टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम फ्रॉम बी टू ए, मतलब टाइम दिया है हमको डाउन स्ट्रीम, हम लोग तो वो चेक कर ही चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, इससे भी हमको स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पता चल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको तो निकल जाएगा अपस्ट्रीम स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट पता है तो अपस्ट्रीम स्पीड भी पता है, तो मतलब मेरा ये निकल जाएगा, तो मतलब हम लोग बी और सी से भी आंसर कर सकते हैं। अब ए और सी को चेक करते हैं, तो देखो फिर से आपको स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पता है और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी पता है, तो डिस्टेंस पता है भाई, तो हमको 2 आवर ट्रेवल टाइम लग रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट पता चल जाएगा आपको, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ बोट पता है और वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम पता है, तो हमको क्या अपस्ट्रीम स्पीड तो पता चल ही जाएगा ना, इसीलिए मतलब ए और सी से भी आंसर कर सकते हैं। मतलब अपस्ट्रीम स्पीड जो है हम लोग तीनों में से दो, कोई भी दो स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा, ए बी बी सी या ए सी। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, एनी वन पेयर ऑफ ए एंड बी, बी एंड सी और सी एंड ए इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, मेंसुरेशन पे बेस है आपका, ठीक है। इसमें कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ए रेक्टेंगुलर हॉल, एक आपका रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है। रेक्टेंगुलर हॉल को कह रहा है कि इसको फ्लोरिंग करना है तो कितना कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो देखो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल गिवन है, पहला स्टेटमेंट में 3:2 है। तो पहला स्टेटमेंट में आपको क्या बोल रहा है, लेंथ और ब्रेथ पता है रेशियो, चलो इसको मान लेते हैं 3a है तो ये 2a है।
तो अभी तो हमको कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग चाहिए, तो इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। अब स्टेटमेंट 2 को देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द हॉल इज 48 मीटर। चलो ठीक है, लेंथ पता है 48 है, यानी ए 16 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना। ए का वैल्यू 16 आ गया, तो ये 32 हो जाएगा। तो लेंथ एंड ब्रेथ पता है, तो हमको एरिया पता चल जाएगा कितना होगा, रेक्टेंगल का एरिया पता चल जाएगा ना कितना है। तो अब क्या कह रहा है, एंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग इज ₹850 पर स्क्वायर मीटर। अब देखो, एक स्क्वायर मीटर को जो है फ्लोरिंग करने का कॉस्ट 850 रुपया है, तो हमको एरिया पता चल गया है ना यहाँ से, तो एरिया को कितना फ्लोरिंग होगा तो ये तो हमको पता चल जाएगा। मतलब जो है, हम क्या करेंगे, 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 और 2 अकेले से नहीं आ रहा है, लेकिन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा। क्योंकि भाई 1 क्यों जरूरी है, 1 क्यों, हमको रेशियो पता होना चाहिए, क्योंकि हमको क्या पता है, लेंथ पता है, तो 1 वाले से हमको क्या पता चल जाएगा, ब्रेथ पता चल जाएगा, चौड़ाई, फिर एरिया पता चल जाएगा, एरिया पता चल जाएगा तो कॉस्ट ऑफ लोडिंग 1 मीटर स्क्वायर का 850 है, तो पूरा एरिया का निकाल लेंगे, इतना है। ठीक है, कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, बस आपको चेक करना है कि कॉस्ट ऑफ लोडिंग का पता कैसे चलेगा, तो 1 और 2 से चल जाएगा। अब स्टेटमेंट 3 को देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द हॉल इज 160 मीटर। पेरीमीटर जो है हॉल का, स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है, पेरीमीटर जो है हॉल का कितना है, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना पेरीमीटर, ये 160 मीटर है। और क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग फिर हमको दिया है, तो मतलब एरिया निकल जाएगा, तो मेरा हमको पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग क्या है। तो स्टेटमेंट 3 अकेले से तो नहीं निकल रहा है मेरा, लेकिन अब इसको कंबाइन करते हैं। अगर 1 के साथ कंबाइन करेंगे तो निकल जाएगा ना, क्योंकि हमको लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो पता है, तो एक्स मान लेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, लेंथ ब्रेथ पता चल जाएगा, फिर एरिया पता चल जाएगा, फिर 1 स्क्वायर मीटर का 850 है, तो हमको आपका कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग पता चल जाएगा। मतलब 1 और 3 से भी पता चल जाएगा। अब देखते हैं 2 और 3 से पता चल जाएगा क्या। तो देखो, हमको 2 में क्या दिया है, लेंथ दिया है, तो लेंथ पता है, और ये पता, तो यहाँ से तो ब्रेथ निकल जाएगा ना, ये भी निकल जाएगा, तो मतलब फिर एरिया निकल जाएगा, फिर से कॉस्ट ऑफ लोडिंग निकल जाएगा। मतलब 1+2, 2+3 या 1+3, इसमें से कोई भी दो स्टेटमेंट को लेके हम आंसर कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग रेक्टेंगुलर हॉल का क्या होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन एनी 2 ऑफ द 3, डी विल बी द आंसर। मतलब एनी 2 ऑफ द 3 इज डाटा इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो देख रहे हो कितना इजी वे में बन जाता है, ये अप्रोच होता है डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और इस केस में जैसे आप एरिया निकालने मत बैठे लग जाना कि एरिया निकाल के फिर उसको 850 से गुना कर रहे हो। हमको बस देखना है कि कौन सा ऑप्शन मतलब हमको आंसर दे देगा। ठीक है, कौन सा डाटा सफिशियंट है, मतलब कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग किससे निकल जाएगा, कैलकुलेशन नहीं करना है हमको, हमको बस देखना है कौन से स्टेटमेंट से मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट वे में सॉल्व करना, और आपका इस तरह के क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका जो है नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आपको डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, कभी कभी कैसलेट भी दे सकता है। तो नंबर सिस्टम जो मेरे चैनल पे वीडियो है, बहुत अच्छा मैंने कंसेप्ट अच्छे से बताया वन शॉट में, उस पे एग्जाम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराए, तो उसको अच्छे से देख लेना। उसमें मैंने आपको सारा जो नंबर सिस्टम का मतलब कॉन्सेप्ट है क्लियर किया है। तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द 2 डिजिट नंबर, हमको 2 डिजिट नंबर खोजना है। तो देखो, अब बच्चे को जो पता नहीं रहता है बहुत का, अगर 2 डिजिट नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है, इसको 10x+y लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका 2 डिजिट नंबर लिखने का जनरलाइज फॉर्मूला है। तो इसको अब बहुत बच्चे को पता ही नहीं होता है, लेकिन इतना सिंपल है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब पहला स्टेटमेंट क्या है, हमको ये खोजना है 2 डिजिट नंबर क्या होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 डिजिट इज 26। मतलब x² + y² कितना है, 26 है। तो इससे तो कुछ पता नहीं चलेगा ना एक्स वाई का वैल्यू। चलो आगे देखते हैं। the ratio between the 2 digit number and the sum of the digit of that number is 5:2। तो ये क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द 2 डिजिट नंबर यानी 10x+y डिवाइडेड बाई क्या है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट नंबर यानी x+y। मतलब सम ऑफ द डिजिट नंबर ये कितना दिया गया हमको, 5:2 दिया गया है। ठीक है, तो इससे भी हम लोग का दो मतलब एक्स वाई में दो वेरिएबल इक्वेशन वन है, अकेले तो ये नहीं बता पाएगा भाई। ठीक है, अब स्टेटमेंट 3 देखते हैं। द डिजिट इन द 10th प्लेस, तो 10th प्लेस पे डिजिट जो है वो 4 लेस देन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस है। ठीक है, मतलब मेरा y - x कितना है, 4 है। ठीक है, ये दिया गया है। अब देखो, अब थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, इसमें मेरा दो वेरिएबल है, तो मतलब हमको दो इक्वेशन तो चाहिए ना, तो कोई दो इक्वेशन, या तो ये दो, ठीक है, 3 इक्वेशन है ना, 1 2 3, तो इसमें कोई भी दो इक्वेशन लेंगे तो मेरा एक्स वाई का वैल्यू पता चल जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा इसका, एनी वन ऑफ देम कैन आंसर द क्वेश्चन, ए विल बी द आंसर।
तो गाइस इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एनी टू ऑफ द थ्री टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि हमको दो वेरिएबल एक्स वाई है तो दो को कंबाइन करेंगे एक टाइम में तभी ना मेरा एक्स वाई का आएगा। तो या वन एंड टू, टू एंड थ्री, या वन एंड थ्री को कंबाइन कर दो तो आपका एक्स वाई का वैल्यू पता चल जाएगा, फिर आपका टू डिजिट नंबर जो है ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो कोई दो स्टेटमेंट साथ में मेरा लेने से काम बन जाएगा, तो डी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं नंबर सिस्टम का बहुत खूबसूरत सा डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। जनरली बच्चे क्या है ना, इस तरह के क्वेश्चन को देख के थोड़ा डर जाते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखोगे इतने तरह का इक्वेशन है क्या है, लेकिन थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इक्वेशन मेरा क्या दिया गया है भाई, उसको लिख लेते हैं आपके लिए। इक्वेशन दिया गया है रूट एन क्यू का पावर एन है। ठीक है, देखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। इंटू क्या है, p प्लस वन इज इक्वल टू 27। ठीक है, एक इक्वेशन ये है आपका, और दूसरा इक्वेशन क्या है, q प्लस एम माइनस एन का स्क्वायर जो है 64 दिया गया है। ठीक है, ये हमको लिख लिए। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ क्यू एम एन, मतलब क्यू एम एन का सम क्या होगा हमको ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है हमको। कह रहा है इफ p इज द लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो देख रहे हो कंसेप्ट की खूबसूरती यही काम आती है। p जो है लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर है, तो लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है, एक ही इवन नंबर है जो प्राइम है, वो क्या है भाई, टू है। तो लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है, मेरा टू होता है। बहुत बच्चे को यही पता नहीं होगा, मैंने नंबर सिस्टम में अच्छे से कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, उसमें आपको ये सब बताया हुआ है। तो देखो p का वैल्यू पता चल गया तो क्या हुआ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, q का पावर n इंटू वन बाई एन लिख सकते हैं ना, और p का वैल्यू दो है यानी ये तीन हो गया। तो अब देखो कितना इजीली बन रहा है, q ये जो हो गया n से n कट गया तो q का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से 9 आ गया। अब q का वैल्यू पता चल गया तो हमको जो है एम एन में एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो एम एन में एक इक्वेशन हमको यहाँ से बन जाएगा। चलो कर ही लेते हैं इसको, इसको क्या लिख सकते हो, 9 प्लस एम माइनस एन का कितना हो जाएगा, ये आपको प्लस माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हो जाए स्क्वायर रूट 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इसको लिख के छोड़ दो, इसको इक्वेशन वन मान लो। अब हमको क्या चाहिए, वैल्यू q प्लस एन का वैल्यू चाहिए, क्या होगा, किससे निकलेगा, वैल्यू नहीं चाहिए, किससे ये मेरा आंसर मिल जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट को चेक करो भाई, इसमें कह रहा है वन एन माइनस वन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको दिया गया है एम एक्स क्यू प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो इसका जो है वन और माइनस वन कह रहा है रूट है, तो इसका रूट है मतलब क्या हुआ कि वन का वैल्यू रखेंगे माइनस वन का वैल्यू रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तो पहले वन रखो। तो ये क्या हो जाएगा, एम प्लस एन माइनस फाइव इजकल टू जीरो। एक ये आ गया यानी एम प्लस एन यहाँ से कितना आ गया, फाइव आ गया। चलो एक इक्वेशन तो ये आ गया। अब फिर माइनस वन रखो तब क्या आ जाएगा, माइनस एम प्लस एन प्लस टू माइनस थ्री इजक्वल टू जीरो। यानी क्या आ गया आपको, यहाँ से जो है एन माइनस एम कितना आ गया आपको, माइनस वन आ गया। तो मतलब क्या हो गया, अब देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है भाई, इससे जो है आप m और n निकाल लोगे ना, m और n क्या होगा, तो m और n हमको पता चल गया। अब देखो q तो हमको पता ऑलरेडी चल गया था स्टार्ट में ही, और mn भी पता चल गया। मतलब क्या, हम लोग स्टेटमेंट वन से जो है आंसर कर सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट वन अकेले से हम लोग q प्लस n निकाल सकते हैं क्या होगा, तो ये तो सही हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, q इजकल टू n प्लस सिक्स है, तो दूसरा स्टेटमेंट में क्या है मेरा भाई, q जो है, तो q का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है हमको 9 है, तो 9 इजकल टू n प्लस सिक्स है। तो देखो यहाँ तो इजीली है, n का वैल्यू 3 पता चल गया। अब देखो 2m प्लस q जो है, 2m फिर से q का वैल्यू 9 रख दो तो ये 13 है। तो यानी 2m कितना हो जाएगा, 4। हमको वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है लेकिन फटाफट आप चेक करना है बस। ठीक है, लेकिन आपके लिए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, बहुत बच्चे को कंफ्यूजन ना हो जाए। तो n का वैल्यू पता चल गया, m का वैल्यू पता चल गया, q का वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो q प्लस एम एन पता नहीं चल जाएगा आराम से, मतलब स्टेटमेंट टू से भी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा मेरा भाई, कि डाटा आइदर इन स्टेटमेंट वन एलोन और इन स्टेटमेंट टू एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब इसका क्या हुआ कि या तो आप स्टेटमेंट वन से भी आंसर कर सकते हो या स्टेटमेंट टू से भी आंसर कर सकते हो अकेले। ठीक है, तो सी विल बी द आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में आपको ज्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए। ये तो मैंने कैलकुलेशन किया, लेकिन आप कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप फास्ट तरीके से कैसे बना सकते हो। जैसे आपने ये देखा, यहाँ पे ये तो क्यू हो गया, और यहाँ से तो आपको पता चल गया कि पी का जो है लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर है, तो p का वैल्यू यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट कर देना, तो q का वैल्यू आपको पता चल गया, निकालना नहीं है, बस आपको q का वैल्यू पता चल गया। अब जब q का वैल्यू पता चल गया तो m n n में आपको इक्वेशन आ गया। लेकिन ये तो भाई दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टेटमेंट चेक करेंगे। तो देखो वन एन माइनस वन रूट है, तो इससे मेरा एम एन एन आ जाएगा क्योंकि वन माइनस वन रखोगे। ठीक है, तो मतलब मेरा जो है q प्लस एम प्लस एन इससे निकल जाएगा। अब दूसरे स्टेटमेंट में भी q पता है
आपको, तो यहाँ से एम एन निकल जाएगा, तो इससे भी एम प्लस एन प्लस क्यू पता चल जाएगा। तो इसको देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि भाई हमको एक्चुअल में आंसर नहीं निकालना है, हमको बस देखना है विच डाटा इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो ये कैलकुलेशन नहीं करने बैठ जाएंगे, वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। मैं अगर माइंड में बनाऊं इसको, तो मैं बस देखूंगा कि किससे मेरा एम एन का वैल्यू निकल जाएगा। क्यू का वैल्यू तो हमको स्टार्ट में ऑलरेडी निकल चुका है, तो एम एन का वैल्यू भाई इक्वेशन वन से भी, स्टेटमेंट वन से भी निकल रहा है, स्टेटमेंट टू से भी निकल रहा है, ठीक है। तो हम लोग आंसर कर देंगे कि भाई दो, आइदर वन और टू इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो स्मार्ट तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को आप मेंस एग्जाम में कैसे सॉल्व करो कि आपका टाइम सेव हो जाए। तो अब आते हैं अगले डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस है, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है विनोद इन्वेस्टेड रुपीज एक्स इन ए स्कीम ए। स्कीम ए में जो है विनोद कितना पैसा लगाता है, एक्स रुपया लगाता है, ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। विच ऑफर्स आर परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आर परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम है, ठीक है। फॉर टी ईयर्स, टाइम भी पता है टी ईयर्स के लिए है। इन सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू क्या होगा हमको निकालना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन में देखते हैं भाई आर का वैल्यू क्या, हमको सफिशिएंट डाटा चाहिए जिससे आर का वैल्यू निकल जाए। कला इन्वेस्टेड रुपीज एक्स प्लस 1000 इन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टी प्लस 2 ईयर एट आर परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। एंड obtained an interest of 144% of the interest obtained by विनोद। अब जो है कला है, ये तो आपका विनोद का इन्वेस्टमेंट का स्कीम था, ठीक है। ये विनोद का इन्वेस्टमेंट है, कला जो इन्वेस्टमेंट करती है तो वो कला का लिख लेते हैं इधर, ठीक है। ये कला है, तो ये एक्स प्लस 1000 रुपये लगाती है भाई, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई इसका, आर ही है, आर बाई 100, और कितने टाइम के लिए लगा रही है इन्वेस्ट, T+2 के लिए कर रही है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा। तो आपको हमको क्या निकालना है, इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये तो आपका हो गया, ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा आपको, एक्स प्लस 1000, ठीक है। यही हो जाएगा ना, जितना अमाउंट हुआ और माइनस जितना आपका प्रिंसिपल था स्टार्ट में, वही उसी का डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना। होपफुली इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो गाइज यहाँ से जो है आपको आ जाएगा, यहाँ से तो हमको क्या आ रहा है, एक्स का वैल्यू पता नहीं है, टी का वैल्यू भी पता नहीं है, तो हमको क्या चाहिए, आर का वैल्यू, तो इससे तो सिर्फ नहीं पता चल रहा है। तो अब देखते हैं स्टेटमेंट टू के हेल्प से क्या हेल्प ये सॉल्व हो पाएगा, देखते हैं इसको थोड़ा। तो स्टेटमेंट टू में मेरा क्या कह रहा है, रोशन के, एक नया बंदा रोशन के बारे में बोल रहा है। रोशन इन्वेस्टेड फॉर टी ईयर्स एंड ऑब्टेन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3456। मतलब अमाउंट जो है कितना रोशन को मिलता है, 3456, और इन्वेस्टेड फॉर टी ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करता है। तो अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी इन्वेस्ट किया होगा तो हमको ये पूरा डाटा दिया नहीं गया है, ठीक है। और तो कुछ नहीं दिया गया है आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहा है या सिंपल पे कर रहा है या प्रिंसिपल कितना है, तो इससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो मतलब क्या हो गया, इसको तो आपको पता चल जाएगा ना। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको एक्स का वैल्यू पता होना चाहिए, टी का वैल्यू पता होना चाहिए था, लेकिन हमको तो ये पता ही नहीं चल पाएगा ना स्टेटमेंट वन से ना स्टेटमेंट टू से, और दोनों को कंबाइन करेंगे तब भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि स्टेटमेंट टू मेरा क्या है, अनक्लियर है। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द डाटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब हम लोग दोनों डाटा को कंबाइन भी कर लेंगे तब भी हमको आंसर आर, आर का वैल्यू पता नहीं चल जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। तो देखो मेरे हिसाब से डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन एक्चुअल में इजी होता है, अगर आप थोड़ा अप्रोच पकड़ लोगे, उसका तरीका ट्रिक पकड़ लोगे तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। थोड़ा माइंड में आप दिमाग लगाना कि हम किस वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, आपको सारा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, बस दिमाग लगाना। जैसे दो वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होना चाहिए, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन होना चाहिए। अब वो इक्वेशन कैसे बन सकता है स्टेटमेंट वन टू थ्री से, वो देख लेना, ठीक है। तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। तो गाइज अगला क्वेश्चन बहुत खूबसूरत और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपका पाइप एंड सिस्टर्न पे डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने में तो आपको मजा ही आ जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके पाइप एंड सिस्टर्न के कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे चैनल में अगर पाइप एंड सिस्टर्न की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी है, तो आप इस क्वेश्चन को सही बना लोगे, ठीक है। तो मुझे इसका करेक्ट आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आपको इस बार के भी एसबीआई पीओ 2026 में, आईपीएस पीओ 2026 में इसमें जरूर आ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप बना लोगे मतलब आप मेंस एग्जाम रेडी हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा।
तो गाइज अब आते हैं टाइम एंड वर्क पे आपका डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइज आप इस क्वेश्चन को देख रहे होगे और मैं क्या कहूंगा आपको कि इस क्वेश्चन को 30 सेकंड के आप अंदर बना के रख सकते हो। हाँ, ये मेंस का क्वेश्चन है, एसबीआई पीओ प्रीवियस ईयर मेंस में पूछा जा चुका है, लेकिन मैं आपको ऐसा अप्रोच बताऊंगा कि इस टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को आप 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दोगे। तो चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है इन हाउ मेनी डेज 10 men कैन कंप्लीट ए वर्क। 10 आदमी कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, हमको ये निकालना है। तो पहले स्टेटमेंट चेक करो। 4 men and 6 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 days। 4 आदमी और 6 वोमेन है, किसी काम को 20 दिन में कर लेती है। तो हमको तो भाई एक और कुछ इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, क्योंकि इससे तो पता नहीं चलेगा। अब दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 2 men टू कंप्लीट ए वर्क इज सेम एज द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 3 women फॉर सेम वर्क। मतलब देख रहे हो, एफिशिएंसी का रेशियो पता चल जाएगा। अब एफिशिएंसी का रेशियो पता है और हमको पता है कि 4 आदमी 6 वोमेन कितने दिन में काम कर रही है, तो दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो हमको मैन वोमेन का अलग से पता चल जाएगा कितना दिन लेता है काम करने में। ठीक है, तो मैन का निकालना है तो निकल जाएगा। तो इसको देखते ही ना पता चल जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 कंबाइन चाहिए। तो 30 सेकंड के अंदर, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो इतना टाइम लग रहा है। अगर आप एग्जाम हॉल में बनाओगे तो कैसे बनाओगे? हमको 10 आदमी का निकालना है कितने दिन में काम कर लेगा, मतलब एक आदमी मतलब कितने दिन में काम कर लेगा, तब पता चल जाएगा उससे। तो देखो, पहला इक्वेशन में 4 मैन और 6 वोमेन का दिया है, कितने दिन में काम कर लेगा, इससे तो सिर्फ पता नहीं चलेगा। लेकिन दूसरा इक्वेशन में क्या दिया है, स्टेटमेंट में दिया है 2 मैन जितना काम करता है वो 3 वोमेन के बराबर है, मतलब एफिशिएंसी का रेशियो दिया है। अब एफिशिएंसी का रेशियो से भी अकेले तो नहीं निकलेगा, लेकिन 1 और 2 को कंबाइन कर देंगे तो मेरा एफिशिएंसी का रेशियो पता है, तो टोटल वर्क पता चल जाएगा। उससे फिर मेरा मैन एंड वोमेन कितना अकेले दिन में काम कर लेगा वो पता चल जाएगा। हमको मैन का चाहिए तो 10 मैन का निकल जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर? बोथ द स्टेटमेंट टेकन टुगेदर आर नेसेसरी टू द आंसर द क्वेश्चन, बट नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब यही बोलना चाह रहा है, दोनों स्टेटमेंट साथ मिलाएंगे तभी आंसर निकलेगा। डी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं मेंसुरेशन पे आपका डाटा सफिशिएंसी। देखो, इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। तो मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, हमको ये पता करना है। तो रेक्टेंगल अगर एबीसीडी है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल का एल इंटू बी, हमको लेंथ पता होना चाहिए और ब्रेथ पता होना चाहिए, तो एरिया निकल जाएगा। तो देखते हैं ये किससे पता चलेगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी इज 4.5 टाइम ऑफ इट्स ब्रेथ। तो पेरीमीटर जो इसका क्या होगा, 2l+b कितना दिया गया है? 4.5 टाइम इस ब्रेथ। तो इससे क्या पता चलेगा हमको कि 2l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको 2b को उधर भेज दो 2.5 भी हो जाएगा। मतलब हमको l बाई बी का रेशियो यहाँ से पता चल जाएगा, 2.5/2 हो जाएगा। यानी इसको और कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 25 यानी l/b 5:4 हो जाएगा। लेकिन इससे तो हमको नहीं पता चलेगा ना एरिया, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर of adjacent pair of side of rectangle ABCD is 5:4 time of its breadth। मतलब कह रहा है डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, बोलना चाह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ का जो स्क्वायर का डिफरेंस है ये कितना है भाई आपका? ये आपका है 5.4, यानी कितना हो गया, 27/5 हो गया, टाइम इट्स ब्रेथ, ये दिया गया है। तो देखो, ये दिया गया है, तो इसमें भी भाई हमको अकेले तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर हम इक्वेशन स्टेटमेंट 1 को यूज करें और स्टेटमेंट 2 दोनों को कंबाइन यूज करें तो हमको एल और बी पता चल जाएगा, मतलब एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमको 1 और 2 से तो आंसर मिल जाएगा भाई। ठीक है, अब स्टेटमेंट तो मतलब क्या हुआ कि दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट है टू आंसर द क्वेश्चन। अकेले हम आंसर नहीं कर सकते स्टेटमेंट को, तो डी आंसर हो जाएगा। तो अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे डाटा सफिशिएंसी है। तो प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, बोट स्ट्रीम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस पे आपका डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन के अच्छे खासे क्वेश्चन इस बार एसबीआई 2026 के मेंस में आ सकते हैं, आईपीएस 2026 मेंस में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि इसका सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। इसमें कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। घड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, हमको ये पता करना है। कौन सा स्टेटमेंट से ये निकल जाएगा भाई? तो आपको दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट में क्या है, if shopkeeper mark up the watch at rupees 360 above the cost price and allows a discount of 10% on mark price, then he gets a profit of 8%। मतलब जो है शॉपकीपर क्या करता है, जो है मान लो कॉस्ट प्राइस उसका जो है 100x है। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मतलब उससे 360 रुपया ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, उतना ज्यादा मार्कअप कर लेता है, 360 रुपया ये कर देते हैं। तो कह रहा है अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अब इस पे जो है वो 10% डिस्काउंट देता है, तो हमको क्या पता चल जाएगा, सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा एक्स के टर्म में। ठीक है, ये पता चल जाएगा। अब जो होता है उसको प्रॉफिट 8% का होता है।
तो ये हमको सेलिंग प्राइस एक्स के टर्म में पता चल जाएगा कि ये पता चल जाएगा ना आपको, यहाँ से डिस्काउंट पता है, मार्क प्राइस पता है हमको एक्स के टर्म में। तो देखो यहाँ से जो है हमको प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस कर देंगे। तो जो वो एक्स का वैल्यू है वो क्या होगा, निकल जाएगा यहाँ से। तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो हमको क्या, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू भी निकल जाएगा। मतलब स्टेटमेंट 1 से तो हम लोग अकेले आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 को चेक कर लेते हैं भाई। इसमें कह रहा है इफ वॉच इज सोल्ड ऑन प्रॉफिट ऑफ 12%, यदि 12% प्रॉफिट पे घड़ी को बेचा जाए, देन द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इज 216। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंट है 216 है। तो भाई इससे तो ऐसे ही पता चल जाएगा आपको प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो ये जो है इस यानी इधर से भी कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस से ये कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये आपको कितना हो गया, ये तो प्रॉफिट परसेंट होता है, ये तो 12/100 दिया गया है, तो यहाँ तो कॉस्ट प्राइस आराम से पता चल जाएगा। मतलब स्टेटमेंट 2 से भी हमको कॉस्ट प्राइस वॉच का पता चल जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी विल बी द आंसर। तो कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होता है कि डाटा सफिशिएंसी बहुत बच्चे सोचते हैं खतरनाक है। इसमें क्या मुश्किल था, आपको कॉस्ट प्राइस पता करना था, और एक केस में आपको कॉस्ट प्राइस मान लिए तो मार्क प्राइस आपको कितना अबव था कॉस्ट प्राइस से ये दिया था, सेलिंग प्राइस निकाल लिया एक्स के टर्म में, प्रॉफिट परसेंट पता था, एक्स का वैल्यू निकाल लिए, फिर कॉस्ट प्राइस पता चल गया। दूसरे स्टेटमेंट में तो और भी सिंपल था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दिया है, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो आइदर स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये नंबर सिस्टम का बहुत खूबसूरत क्वांटिटी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूर बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो मुझे इसका करेक्ट आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो इसका अगर आपने नंबर सिस्टम का मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन आराम से बन जाना चाहिए, ठीक है। तो टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो इसमें एक इक्वेशन आपको दिया गया है कि 4x माइनस 3a डिवाइडेड बाई एक्स कितना दिया गया है, 2:3, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 12x माइनस 9a आपको 2x दिया है, यानी 10x कितना के 10x कितने के बराबर है भाई, 9a के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है x बाई ए का रेशियो कितना आ जाएगा, 9/10, ठीक है। 9 बाई कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 9/10। तो इसको लिख लेते हैं। तो अब हमको क्या चाहिए, कह रहा है क्वांटिटी 1 वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, क्वांटिटी 2 वैल्यू ऑफ ए क्या होगा। तो भाई हमारा तो एक इक्वेशन, ये तो रेशियो दिया गया है, इससे तो एक्स और ए का वैल्यू के लिए हमको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो गाइज हमको क्वांटिटी 1 में पूछ रहा है वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा और वैल्यू ऑफ ए क्या होगा। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे कि ए वाला नीचे वाला टर्म बड़ा है, तो थोड़ा मतलब दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे नीचे वाला टर्म बड़ा है, लेकिन हमको साइन तो नहीं पता है ना। अगर ऊपर वाला माइनस हो गया, नीचे वाला प्लस हो गया, नीचे वाला ऊपर वाला माइनस नीचे प्लस, मतलब कुछ भी हो सकता है, हमको साइन तो नहीं पता है एक्स और ए का क्या है। तो अब हम लोग नहीं बता सकते हैं ना एक्स और ए में कौन बड़ा होगा। तो मतलब बहुत बच्चे ये मिस्टेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको साइन भी तो पता होना चाहिए एक्स ए का क्या है। तो हम लोग को साइन नहीं पता है, तो हम लोग नो कोई रिलेशन नहीं बता सकते हैं एक्स और ए में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, नो रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं ना, तो ई विल बी द आंसर। तो अब आते हैं अगले क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन पे, बोट एंड स्ट्रीम पे। आपका देखो इसमें कह रहा है ए बोट रनिंग इन डाउन स्ट्रीम कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 4 आवर। मतलब क्वांटिटी 1 में आपको क्या दिया है, डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी जो है बोट का कितना है, 20 किलोमीटर 4 घंटे में जा रही है, यानी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। वाइल फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस, मतलब 20 किलोमीटर गोइंग अपस्ट्रीम इट टेक्स 5 आवर। मतलब अपस्ट्रीम स्पीड कितना है बोट को भाई, 20 किलोमीटर को वो 5 घंटे में जा रही है, यानी 4 किलोमीटर पर आवर है। तो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ द बोट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2 हो जाता है, यही हो जाता है ना। तो ये तो आपको कितना हो जाएगा, 9/2, यानी कितना हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो हमको क्वांटिटी 1 तो पता चल गया भाई। अब क्वांटिटी 2 को देख लेते हैं। इसमें क्या है मेरा, ए बोट कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर इन 3 आवर इन स्टिल वाटर। मतलब क्वांटिटी 2 में मेरा क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ बोट जो है ये कितना है आपको, 48/3 यानी 16 किलोमीटर पर आवर होगा, वेलोसिटी ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। कह रहा है इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना दिया गया है, 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम एंड दैट इन स्टिल वाटर।
तो अपस्ट्रीम में सेम डिस्टेंस कवर करना है भाई। तो डिस्टेंस कितना है आपका, ये जो है 48 किलोमीटर है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो सेम है दोनों में, अपस्ट्रीम में और स्टिल वाटर में। कितना टाइम लेता है, तो सबसे पहले अपस्ट्रीम में देख लेते हैं कितना टाइम लेगा। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, 12 हो जाएगा। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये लिख लेते हैं। तो अपस्ट्रीम में कितना टाइम लेगा भाई, अपस्ट्रीम में कितना टाइम लेगा, डिस्टेंस इतना है और वेलोसिटी अपस्ट्रीम 12 है, तो 4 घंटा लेगा। और जो स्टिल वाटर में कितना टाइम लेगा, स्टिल वाटर में जो है कितना टाइम लेगा, डिस्टेंस तो 48 है, लेकिन स्टिल वाटर में जो होगा वेलोसिटी ऑफ बोट से कवर करेगा ना, तो ये 16 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 घंटा हो गया। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 4 में से 3 1 आवर हो गया, ठीक है। तो मतलब मेरा क्वांटिटी 2 क्या हो गया भाई, 1 आवर हो गया। क्वांटिटी 1 क्या है मेरा, ये तो स्पीड ऑफ द बोट है ना, 4.5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो मेरा क्या है, मेरा क्वांटिटी 1 क्या है, ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं आपका पार्टनरशिप पे बेस्ड डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है ए बी सी इंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप, 3 लोग है आपका, ए है, बी है, सी है, पार्टनरशिप में साथ में आते हैं। आफ्टर 8 मंथ बी एंड सी लेफ्ट द बिजनेस, 8 महीने के बाद जो है बी और सी छोड़ देता है। मतलब ये 8 मंथ के लिए, ये भी 8 मंथ के लिए काम करता है। कह रहा है फाइंड द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट कितना होगा एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब 12 महीने के बाद, मतलब ए जो है 12 महीने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो मेरा जो टाइम है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया, ये पता चल जाएगा ना, 3:2:2, यही है ना। तो हमको ये पता चल गया क्वेश्चन में। अब कह रहा है हमको चाहिए टोटल प्रॉफिट, तो ये किस स्टेटमेंट से पता चलेगा, एबीसी हमको पता करना है। तो पहले स्टेटमेंट ए में चेक करते हैं। देखो इसमें है एनुअल प्रॉफिट ऑफ बी इज 400 मोर देन दैट ऑफ ए एंड ₹200 मोर देन दैट ऑफ सी। तो आपका मान लेते हैं, लेट प्रॉफिट ऑफ ए जो है उसको मान लेते हैं रुपीज है, ठीक है। तो मेरा जो प्रॉफिट ऑफ बी कितना है, एज पर क्वेश्चन कितना है, एक्स प्लस 400 रुपीज है, ठीक है, 400 रुपये ज्यादा है। और सी का जो प्रॉफिट है वो कितना है, ये 200 रुपये ज्यादा है, तो इसको लिख लेते हैं। तो इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा है ना, हमको एक्स का वैल्यू पता नहीं चल रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया गया, तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अब आते हैं स्टेटमेंट बी में, देखते हैं क्या दिया है। इसमें कह रहा है अमाउंट इन्वेस्टेड बाई सी इज 50% ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ए एंड बी टुगेदर। तो ए एंड बी जितना अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसका 50% सी इन्वेस्ट करता है। तो मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट जो है ए और बी का, मान लेते हैं, क्या मानेंगे भाई, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच यूज करेंगे हम लोग, इसको मान लेते हैं 2y। 2y क्यों माने, क्योंकि देखो अब जो है अमाउंट इन्वेस्टेड बाई सी कितना है, 50% ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ए एंड बी। मतलब कितना है आपका जो है, सी कितना इन्वेस्ट करेगा। तो सी का जो इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा मेरा भाई, इसका 50% यानी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी हमको कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है। अब स्टेटमेंट सी को देख लेते हैं, उसमें क्या दिया है। इसमें कह रहा है रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ सी एंड दैट ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 3:8। मतलब जो है आपका सी का प्रॉफिट और ए और बी का जो प्रॉफिट है ये दिया गया है, कितना दिया गया है हमको, 3:8 है। तो इससे भी कुछ पता नहीं चल रहा है। अब हम लोग कंबाइन करते हैं। देखो पहला दूसरा को कंबाइन करेंगे तो इससे तो कुछ नहीं पता चलेगा, एक्स वाई का वैल्यू हमको फिर भी पता नहीं चलेगा। दूसरा तीसरा से भी कुछ पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है वो भी वाई के टर्म में पता नहीं है, प्रॉफिट का रेशियो है, हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। और ए और सी को कंबाइन करेंगे तब भी कुछ पता चलेगा। कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट जो सी का कितना है, एक्स प्लस 200 है, ए और बी का प्रॉफिट कितना है, स्टेटमेंट ए से देख लो, ये कितना हो जाएगा आपको 2x+400, ठीक है। तो ये कितना दिया गया है हमको, 3:8। लेकिन गाइज ये क्या आ गया, ये देखो, ये तो भाई x+200 आपको कॉमन आ जाएगा, तो मतलब इससे भी कहाँ पता चलेगा, इससे तो नहीं पता चलेगा ना, x+200 हो गया। तो मतलब ये तो 3:8 है, ये तो हो नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल है ना, 1:2 3:8 के बराबर नहीं हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि ना तो ए से पता चल रहा है, ना बी, ना सी से पता चल रहा है, कम्बिनेशन ए बी बी सी ए सी से भी पता नहीं चल रहा है। और तीनों को भी कंबाइन कर देंगे तब भी मेरा वाई का वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, तो मेरा नहीं निकलेगा। मतलब इसका हम लोग आंसर नहीं कर सकते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को यूज करेंगे तो हम लोग आंसर नहीं कर सकते। तो इसमें क्या हम लोग ऑप्शन होगा, नन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट कैन आंसर द क्वेश्चन, डी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं मेंसुरेशन का एक खूबसूरत सा सवाल है। देखो इसमें कह रहा है देयर इज ए रेक्टेंगुलर पाथ जस्ट इनसाइड ए रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। तो एक आपका रेक्टेंगुलर पार्क है
उसके इनसाइड क्या है भाई, एक रेक्टेंगुलर पाथ है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका मैं बना देता हूँ फिगर जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपका पार्क है, ठीक है, इनर पार्क एरिया है, और इसका जो है आउटर साइड में एक पाथ बना दिया गया है। पाथ ये वाला जो है रेक्टेंगुलर पाथ है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पाथ है आपका। तो पाथ एरिया है आपको दिया है, और रेक्टेंगुलर पाथ इनसाइड रेक्टेंगुलर पाथ, विथ ऑफ द पाथ इज 2 सेंटीमीटर। इसका जो विथ है ये कितना है, विथ मतलब क्या हो गया, ये वाला जो है कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, विथ ऑफ द पाथ इज 2 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है भाई, इफ लेंथ ऑफ द पाथ इज डिक्रीज बाई 4 सेंटीमीटर, अगर लेंथ को 4 सेंटीमीटर से कम कर दिया जाए, इट बिकम्स ए स्क्वायर। मतलब अगर लेंथ को 4 से कम कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, स्क्वायर बन जाएगा। मतलब लेंथ जो है आपका, अगर ये फुल लेंथ है उसमें दो दो जैसे 4 कर देंगे तो ये जो है स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/3, यानी 4/3 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द पाथ, ये हमको दिया गया है। तो कह रहा है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाइंड आउट। मतलब ये जो ऊपर में इंफॉर्मेशन दिया गया इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, एरिया ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पार्क, और सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एंड पेरीमीटर ऑफ पाथ, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल पेरीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इसमें मान लेते हैं, लेट विथ ऑफ द पाथ जो है इसको मान लेते हैं x, ठीक है। विथ मतलब चौड़ाई, पाथ का जो चौड़ाई है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, x है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द पार्क कितना हो जाएगा, कॉमन सेंस यूज करो। देखो लेंथ क्या हो जाएगा, आपको ये 2 और 2 ऐड करना पड़ेगा ना, टोटल वही लेंथ हो जाएगा ना पार्क का। तो पार्क का लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द पार्क कितना हो जाएगा, पार का जो लेंथ है ये आपको हो जाएगा x+4 हो जाएगा, ठीक है, x+4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई, कि 4/3 टाइम्स जो है एरिया ऑफ पाथ जो है, पाथ का जो एरिया है उसका 4/3 टाइम, ये जो एरिया ऑफ पाथ है उसका 4/3 टाइम्स क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ द पार्क, पार्क का एरिया है, एरिया ऑफ द पार्क है, ठीक है। तो अब देखो एरिया ऑफ द पार्क हो गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द पार्क कितना हो जाएगा, ये जो है आपका विथ इनटू लेंथ हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर लिख लेते हैं। अब एरिया ऑफ पाथ क्या होगा भाई, इस पाथ का एरिया कितना हो जाएगा भाई, इस पाथ का एरिया जो है कैसे निकलेगा, पूरा जो आपका उसका रेक्टेंगुलर है उसको हम क्या करेंगे, जितना पार्क है उसके अंदर जो पाथ मतलब ये वाला है इसको क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये वाला क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में, कि अगर इसको लेंथ को 4 सेंटीमीटर से कम कर देंगे तो ये मेरा स्क्वायर बन जाता है, ये जो शेडेड रीजन है स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लो, तो कितना हो जाएगा आपका, ये जो है x × x+4 था पहले, अब इसको कितना में से माइनस करना पड़ेगा आपको, x-4, दोनों में से x-4 माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर ये आपका स्क्वायर बनेगा तो हम जो है इसको क्या दोनों में से 4 4 माइनस करेंगे ना, इसमें से भी 4 माइनस करेंगे और इसमें से भी 4 माइनस करेंगे, तो दोनों में से 4 4 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप समझ गए होगे। तो अब हमको ये इक्वेशन पता चल गया, तो देखो यहाँ से जो है हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा ना, यहाँ से हमको x का वैल्यू पता चल जाएगा। अब जैसे ही x का वैल्यू पता चल जाएगा तो हमको एरिया ऑफ द पार्क पता चल जाएगा, लेंथ ऑफ द पार्क पता चल जाएगा, और पेरीमीटर रेक्टेंगुलर पार्क और पेरीमीटर पाथ का पता चल जाएगा, क्योंकि सब तो x के टर्म में ही है ना। तो हमको मतलब क्या हो गया, सारा चीज पता चल जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, डी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आता है पार्टनरशिप का, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं जिसमें आपको पॉसिबिलिटी बताना होगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है ए मैन इन्वेस्ट 50% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी। एक आदमी है जो कितना इन्वेस्ट करता है, जितना बी करता है उसका 50%, ठीक है। बी विदड्रो होल अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस आफ्टर 4 मंथ, मतलब बी 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, उसके बाद अपना सारा पैसा निकाल लेता है। सी ज्वाइंस द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स, सी ज्वाइन करता है, x रुपया इन्वेस्ट करता है इन ए मंथ आफ्टर बी हैड विड्रॉन, बी जे के जाने के बाद सी ज्वाइन करता है, ये ध्यान में रखना। एट द एंड ऑफ द ईयर ए एंड सी शेयर सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, एक में मतलब एक साल 12 महीने के बाद ए और सी का प्रॉफिट सेम रहता है। अब कह रहा है इफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी 2400, बी का इन्वेस्टमेंट दिया गया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द इन्वेस्टमेंट ऑफ द सी। तो सी का इन्वेस्टमेंट इसमें कौन हो सकता है, पॉसिबिलिटी बताना है, 1 2 3 4 5 दिया गया, ऑप्शन दिया गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आजकल एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस में पूछा जा रहा है। तो इसको भी आप प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि रियल एग्जाम में आप सरप्राइज ना हो जाए अचानक से देख के क्वेश्चन को। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस कर लेना। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या है। तो गाइज देखो, मेरा ए है, बी है और सी है।
तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना है भाई 2400, और ये 4 महीने तक इन्वेस्ट करता है, उसके बाद ये छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये हो गया। अब जो है ए का इन्वेस्टमेंट बी के इन्वेस्टमेंट का 50% है, तो ये 1200 है। अब ए जो है पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और सी जो है x रुपया इन्वेस्ट करता है, और कितने टाइम के लिए करता है ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि टी का जो वैल्यू है ये 4 महीने बाद ज्वाइन करता है, तो टी का जो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, ठीक है, 1 मंथ हो सकता है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 4 महीने के बाद तो उसको 8 महीने ही बचेंगे ना, क्योंकि 4 महीने बाद वो ज्वाइन किया है, और 12 महीने ही टोटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब 8 मंथ तक मैक्सिमम सी इन्वेस्ट कर सकता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमको पता चल गया। तो कह रहा है सी का पॉसिबल इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकता है भाई, ये हमको निकालना है। तो गाइस हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और सी का प्रॉफिट सेम है, तो प्रॉफिट जो है मतलब क्या हो गया 1200 गुना 12। प्रॉफिट क्या होता है भाई, प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है ना, ये तो मैं आपको पार्टनरशिप में बता चुका हूँ। तो यहाँ 1200 गुना 12 और x इंटू टी क्या हो जाएगा, इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमारा x का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, वो निकालते हैं। तो सबसे पहले t को 8 पुट करते हैं और देखेंगे इंटीजर आना चाहिए, इसीलिए t का वो वैल्यू रखेंगे जिससे x मेरा इंटीजर है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो t का वैल्यू 8 रखोगे तो x कितना आ जाएगा आपको, ये हो जाएगा 8 का 150, यानी x आ जाएगा 1800 आ जाएगा, ठीक है। तो 1800 इन्वेस्टमेंट तो पॉसिबल है भाई, तो देखो पहला तो पॉसिबल है। अब रखते हैं t का वैल्यू 6 रखते हैं, इवन रखना पड़ेगा क्योंकि इधर इवन है और फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, इसीलिए इवन रखेंगे, t का वैल्यू 6 रखते हैं। तो कितना आ जाएगा आपको 2400 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 2400 आ जाएगा। तो देखो 3 भी पॉसिबल है। अब t का वैल्यू 4 रखते हैं, तो 4 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा आपको 3600 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, देखो सेकेंड भी पॉसिबल है। अब t का वैल्यू 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा आपको 7200 आ जाएगा, तो ये भी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। 4 भी पॉसिबल है, बस यही होगा ना। अब तो और इवन वैल्यू t का नहीं है, और टी का वैल्यू मेरा 1 से 8 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि वो 4 महीने बाद ज्वाइन किया और 12 मंथ तक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। तो अब हमारा यही पॉसिबिलिटी हो गया, यानी 1 2 3 4 पॉसिबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 2 3 4 डी हो जाएगा, ठीक है। 1 2 एंड 3 4, ये मेरा डी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं अगले क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क पे आपका खूबसूरत क्वेश्चन है, ये भी पॉसिबिलिटी वाला है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस करना। देखो इसमें कह रहा है सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 आवर लेस देन द टाइम टेकन बाय सम वोमेन। मतलब सर्टेन नंबर ऑफ मैन जो है, मान लेते हैं लेट एक्स मैन है, ठीक है, एक्स मैन है, तो एक्स मैन डू द वर्क इन, कितना है, जितना ओमेन टाइम लेती है उससे वो 6 दिन कम लेता है, तो ए माइनस 6 आवर्स लेता है, ठीक है। आवर्स में दिया गया तो आवर्स लिख देते हैं। तो एक्स मैन कितना दिन टाइम में काम करता है, ए माइनस 6 आवर्स में, ठीक है। तो मान लेते हैं आपका वाई वोमेन जो है, अब वाई वोमेन है इसको मान लेते हैं, वाई वोमेन कैन डू द सेम वर्क कितने टाइम में कर लेगी भाई, 8 आवर्स में कर लेगी, क्योंकि जितना एक्स मैन है 6 घंटा कम लेता है जितना वाई वोमेन ले रही है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या है, वर्क इक्विवेलेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो कितना वर्क हो जाएगा, मैन एक्स मैन है, मैन डेज ये हो गया, इतना हो गया, इतना मैन इतना आवर काम कर रहा है, और वाई वोमेन जो है वो ए आवर काम कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना, तो इसको इक्वेशन मान लो आप, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। तो अब हमको क्या पॉसिबिलिटी देखना है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, उसके बाद क्या कह रहा है, वर्क कंप्लीटेड बाय वन मैन इन 1 आवर इज सेम एज द वर्क कंप्लीटेड बाय वन वोमेन इन 1 आवर। मतलब एफिशिएंसी सेम है, मैन और वोमेन का जो एफिशिएंसी है क्या है, सेम है, क्योंकि एक मैन 1 घंटे में जितना काम करता है उतना ही एक वोमेन 1 घंटे में काम कर रही है, मतलब रेट ऑफ वर्क दोनों का सेम है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैन टू नंबर ऑफ वोमेन कैन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। मतलब रेशियो ऑफ मैन और वोमेन का क्या हो सकता है इस चारों में से, ठीक है। तो गाइज देखो, पहला हम लोग चेक करते हैं, रेशियो ऑफ मैन इज टू वोमेन जो है 5:6 है ना। चलो इसको मान लेते हैं 5p है, ये 6p है। तो अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 में रख के चेक करते हैं, ठीक है। तो मैन देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 मेरा क्या हो जाएगा, 5p a-6 कितना हो जाएगा इज इक्वल टू, वाई का वैल्यू कितना है 6p रख देंगे, ठीक, तो 6p इंटू ए हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा p इंटू ए है कितना हो जाएगा, -30p हो जाएगा। तो ये देखो p से p चला गया, यानी a का वैल्यू -30 आ गया। तो a का वैल्यू -30 तो पॉसिबल ही नहीं है, टाइम एंड वर्क में निगेटिव आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, यानी पहला मेरा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है मैन वोमेन का रेशियो। इसी तरह आप दूसरा चेक करो, मैन बाई वोमेन कितना है 10:3 है, यानी 10p/3p है, ठीक है। तो इसको चेक करो, 10p इंटू a-6 फटाफट चेक कर लो, ये कितना हो जाएगा 3p इंटू ए, ठीक है।
तो यहाँ से 10a माइनस 60 इक्वल टू 3a आ जाएगा, ठीक है। यानी मेरा 7a यानी a का वैल्यू 60/7 आ जाएगा। तो 60/7 फ्रैक्शन में तो पॉसिबल है, ठीक है, ये तो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बस निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये मैन इज टू वोमेन का हो सकता है। अब तीसरा 8:5 है, इसको चेक कर लेते हैं। इसी तरह पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन में आपको सबको चेक करना होगा बारी बारी से, ठीक है, थोड़ा इत्मीनान से चेक करना, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो गाइज इसको चेक करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8p a माइनस 6 जो है ये हो जाएगा 5p इंटू ए। तो यहाँ से जो है डायरेक्ट कर देता हूँ, 3a आ जाएगा 48, तो a का वैल्यू 16 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, मतलब तीसरा वाला भी पॉसिबल है। अब चौथा 10:7 है, वो चेक कर लेते हैं। 10:7 यानी कितना हो गया 10p/7p हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो फिर से यहाँ वैल्यू रख दो, 10p a माइनस 6 इज इक्वल टू 7p इंटू ए। तो यहाँ से जो है आपका आ जाएगा 10a माइनस 60 इज इक्वल टू 7a। तो मतलब 3a 60 यानी a का वैल्यू 20, तो a का 20 तो पॉसिबल है। तो मतलब ये भी मेरा मैन वोमेन का रेशियो हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ, पहला छोड़ के दूसरा तीसरा चौथा हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली 2 3 एंड 4, ई विल बी द आंसर। तो पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन को आप इस तरह सॉल्व करना, क्या करोगे भाई, एक इक्वेशन बना लोगे और इक्वेशन में चेक कर लोगे और सब जो पॉसिबिलिटी है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम पे, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, तो होपफुली आप इस क्वेश्चन को बना लोगे, क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। तो जिसने मेरे प्लेलिस्ट में कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी होगी नंबर सिस्टम को, इस क्वेश्चन को बना लेंगे। थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन आपको एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ 2026 के मेंस में इसी तरह के चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल और कॉमन सेंस वाला रहेगा। तो मेक श्योर इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से डरने के बजाय आप थोड़ा अटेम्प्ट लो। बहुत बच्चे इसको घबरा के छोड़ देंगे, लेकिन मैं कहूँगा इसको बनाओ आप, क्योंकि अगर नहीं बनाओगे तो मेंस में भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इस बार एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ मेंस में इसी तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना, करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो अब आते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और ये भी पॉसिबिलिटी पे बेस है, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है ए बैग हैज 15 रेड ग्रीन एंड ब्लू बॉल। एक बैग है आपका, ठीक है, उस बैग में 3 कलर का बॉल है। कौन सा कलर है भाई, रेड है, ग्रीन है और ब्लू बॉल है, ठीक है। 15 15 टोटल बॉल है। इसमें कह रहा है नंबर ऑफ ईच बॉल इज डिफरेंट। तो मतलब रेड ग्रीन ब्लू तीनों इक्वल नहीं है, मतलब 5 5 5 नहीं हो सकता है, तीनों डिफरेंट है। difference between the red ball and green ball is same as difference between green ball and blue ball। तो मान लेते हैं स्टार्ट में रेड बॉल x है, ग्रीन बॉल y है और ब्लू बॉल z है, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस मतलब है, x माइनस वाई जो है ये y माइनस जेड के बराबर है। तो यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा, 2y जो है एक्स प्लस जेड हो जाएगा ना। इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, ये आपका एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। और क्या दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज ग्रेटर देन 0.2। इससे एक ब्लू बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी, तो ब्लू बॉल कितना है, जेड है, टोटल बॉल कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ये है ग्रेटर देन 0.2। तो मतलब इसको हम लोग एक इक्वेशन में कर लेते हैं, जेड भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। अब देखो एक्स प्लस जेड कितना है मेरा, 2y है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, ठीक है। z/3y क्या है मेरा, बोल रहा है ग्रेटर देन 1/5 लिख लेते हैं इसको। तो मतलब मेरा z 5z जो है ग्रेटर देन 3y हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है देन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग कैन बी कितना, मतलब ब्लू बॉल कितना हो सकता है, यानी z का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। तो गाइज अब देखो 5z मेरा ग्रेटर देन 3y है, ठीक है। तो अगर इफ y इज इक्वल टू 5 और सबका वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो कॉमन सेंस की बात है, फ्रैक्शन में तो बॉल नहीं हो सकता है ना। तो y 5 है तो मेरा क्या हो जाएगा, 5z ग्रेटर देन 15 हो जाएगा, यानी z ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है। अब अगर y 10 रखेंगे, नेक्स्ट वाला पॉसिबल वैल्यू लेते हैं 10 लेंगे, तो मेरा 5z कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 30, यानी z ग्रेटर देन 6। तो ये तो नहीं हो सकता है ना। देखो ये 10 और 6 16, मतलब टोटल बॉल तो मेरा 15 ही है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं होगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब इस पॉसिबिलिटी में y मेरा क्या है, देखो y मेरा ग्रीन बॉल है, तो ग्रीन बॉल क्या है मेरा, ग्रीन बॉल, रेड बॉल और ब्लू बॉल का पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर ग्रीन बॉल 5 है तो मेरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, रेड बॉल 6 होगा, ये 4 हो सकता है, ठीक है। ये 5 है तो आपका ये 4 ये 6 हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट होना चाहिए। अब ये 5 है तो ये 3 हो सकता है, 7 हो सकता है। अब ये 5 है तो
ये 2 हो सकता है, ये 8 हो सकता है, अब ये 5 है तो ये 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी होगा ना, इतने इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। टोटल बॉल मेरा 15 होना चाहिए और सारा मेरा रेड, ग्रीन, ब्लू बॉल डिफरेंट होना चाहिए। 5, 5, 5 नहीं ले सकते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इसमें ब्लू बॉल क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है? तो अब ऑप्शन में देख लेंगे, 4, 6, 7, 8, 9 है, 4 तो है, 6, 7, 7 भी है, 9 भी है, 3 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, तो मतलब क्या हो जाएगा, बी डी ई मेरा पॉसिबल ब्लू बॉल का नंबर हो सकता है, तो ओनली बी डी बी विल बी द आंसर। तो गाइस देख रहे हो, मेंस में आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाने वाला क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था। आपको क्या है कि इक्वेशन बना लेना होगा, उसके बाद जो है पॉसिबिलिटी चेक कर लेना होगा, और जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको कैंसिल कर देना, ठीक है? तो उसमें एक जो आएगा कंडीशन वो फिट बैठेगा, ठीक है? तो अब आते हैं नेक्स्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे आपका खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है विजय कैन कवर डी डिस्टेंस विथ एस स्पीड इन टी टाइम। मतलब विजय क्या है भाई, एस जो है ये क्या हो जाएगा, स्पीड, डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। एक इक्वेशन ये हो गया। ही कैन कवर द सेम डिस्टेंस विथ एस प्लस 10 स्पीड इन टी माइनस 2 टाइम। सेम डिस्टेंस को कितना कवर कर रहा है भाई, एस प्लस 10 स्पीड से सेम डिस्टेंस को कितने टाइम में, टी माइनस 2 टाइम में। तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है? ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ही कैन कवर द सेम डिस्टेंस डी विथ एस माइनस 15 स्पीड इन टी प्लस 6 टाइम। मतलब जो है एस माइनस 15 स्पीड को ये डी डिस्टेंस ही कवर करेगा कितने टाइम में, टी प्लस 6 टाइम में। तो इसको भी लिख लेते हैं। अब देखो तीन इक्वेशन है मेरा, तीन वेरिएबल है एस डी टी, तो क्या होगा, तीनों को सॉल्व करके मेरा एस डी टी तो आ जाएगा ना, एस डी टी तीनों मेरा निकल जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट कैन बी फाउंड फ्रॉम द गिवन डाटा, मतलब ऊपर वाले डाटा से क्या निकाल सकते हो, टाइम टू कवर 200 किलोमीटर विथ स्पीड एस प्लस 10। हाँ बिल्कुल, एस का वैल्यू तो निकल जाएगा ना, हमको एग्जैक्टली निकालना नहीं है, बस पता करना है निकाल सकते कि नहीं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। दूसरा है डिस्टेंस कवर इन टी प्लस 6 टाइम में विथ इतना स्पीड। तो देखो टी का वैल्यू भी पता चल जाएगा, एस का वैल्यू भी पता है, तो हमारा ये भी निकल जाएगा। चलो ये भी निकल जाएगा। स्पीड बाय विच ए टनल कैन बी क्रॉस इन टी बाई 2 आवर। अब टी तो हमको पता है, लेकिन टनल का लेंथ नहीं पता है, तो ये तो नहीं निकाल सकते हैं। और 4 क्या है, रेशियो बिटवीन टाइम टू कवर डी डिस्टेंस विथ एस स्पीड, टाइम टू कवर इतना डिस्टेंस विथ इतना स्पीड। तो डी एस का वैल्यू पता है, तो मेरा ये तो रेशियो निकल जाएगा, मतलब ये भी निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी बन जाएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है टाइम स्पीड डिस्टेंस के, तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही बना लोगे, ऐसा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, माइंड में ही बना लोगे कि क्या मेरा सही होगा ऑप्शन, ठीक है? तो इसमें 1, 2, 4 सही है मेरा, तो ओनली ई हो जाएगा, ओनली 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ई विल बी द आंसर। तो अब आते हैं ट्रेन पे, क्वेश्चन है आपका। देखो इसमें कह रहा है टू ट्रेन ए एंड बी क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेती है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, स्पीड। अब लेकिन व्हेन दे मूव टुवर्ड ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीड का सम हो जाएगा, ठीक है? तो ये इक्वेशन 1 हो गया मेरा, इसको लिख लेते हैं। अब कह रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी इज इतना, मतलब दिया गया स्पीड ऑफ द ट्रेन ए कितना है, 81 है, स्पीड ऑफ द ट्रेन भी कितना है आपको, 54 है, ठीक है? ये लिख लिया हमने। तो मतलब क्या हुआ, और क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन ए इज 150 मीटर मोर देन द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन ए कितना है, 150 मीटर ज्यादा है जितना लेंथ ऑफ द ट्रेन बी है। तो देखो यहाँ से भी ये पता है, भी पता है, और मेरा एल ए एल बी में एक टर्म पता चल जाएगा, तो मतलब इससे एल ए और एल बी तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है? निकालना नहीं है, पता चल जाएगा ना, इसको हम लोग समझ गए। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस ए मैन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ द ट्रेन बी। तो ट्रेन बी जो है एक मैन को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा ये पता चलेगा, लेकिन मैन का स्पीड तो दिया ही नहीं है, तो मतलब ये तो भाई हम लोग ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है? पहला तो नहीं सही है। दूसरा देखते हैं, टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म हाफ ऑफ इट्स लेंथ। अब हमको लेंथ ऑफ द ट्रेन ए पता है, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ पता चल जाएगा, और स्पीड ऑफ द ट्रेन ए पता है, तो ये तो टाइम पता चल जाएगा, मतलब ये तो सही है। तीसरा क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द ट्रेन ए, तो भाई लेंथ ऑफ द ट्रेन ए तो बिल्कुल पता चल जाएगा, ठीक है? ये तो सही है आपका। चौथा क्या है, स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन सी वॉज लेंथ इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी। मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन सी तो हमको पता चल जाएगा भाई, तो इससे जो है स्पीड ऑफ द अनदर ट्रेन कैसे पता चलेगा, हमको टाइम तो दिया ही नहीं है कि वो ए और बी उसको कितने टाइम में क्रॉस करेगा, तो लेंथ ऑफ द सी इससे तो पता नहीं चल पाएगा। मतलब क्या हो जाएगा मेरा, ओनली 2 एंड 3 जो है सही है, ठीक है? तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी, 2 एंड 3 विल बी द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे। देखो इसमें कह रहा है वीर इन्वेस्टेड 10,000 रुपया एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट रेट R%, ठीक है? जो वीर है 10,000 रुपया ये प्रिंसिपल है, 2 साल के लिए R% रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर रहा है।
एंड गेट्स एन इंटरेस्ट ऑफ 1400 रुपया। तो ये तो भाई 1400 रुपया उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 10,000। ठीक है, तो यहाँ से तो रेट पता चल जाएगा ना, टाइम 2 ईयर्स है, तो हम लोग टाइम रेट निकाल लेते हैं। तो देखो ये 2 जीरो चला गया, ये 2 जीरो चला गया, तो रेट मेरा कितना आ गया? 7% पर एनम आ गया। तो मेरा रेट कितना है? यहाँ से 7% आ गया, तो इसको लिख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है? ही इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 10,000 है, इंटरेस्ट 1400 है, तो टोटल कितना हो गया भाई? आपको जो है टोटल कितना अमाउंट ये इन्वेस्ट कर रहा है? आपको ये हो जाएगा 11,400 हो गया। ठीक है, इतना रुपया को ये इन्वेस्ट करता है किसमें? इन ए स्कीम विच ऑफर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर रहा है एट द रेट आर प्लस एक्स%। तो आर तो मुझे पता है ना, आर आपका 7 है, प्लस एक्स%, इतना पे ये इन्वेस्ट कर रहा है फॉर 2 ईयर। टाइम कितना है? 2 ईयर्स के लिए कर रहा है। तो क्या कह रहा है? व्हाट आर द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकता है? इंटीग्रल वैल्यू ये ध्यान में रखना, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। सो दैट ऑब्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज लेस देन 2400, जिससे कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्या हो? 2400 रुपये से कम हो, ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 में से। ठीक है, तो गाइज देखो, हमारा क्या है कि मान लेते हैं जब एक्स का वैल्यू 1 ले लेते हैं, इंटीग्रल वैल्यू लेना है तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो मेरा कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ये कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। तो अब जो है थोड़ा दिमाग लगाओ, अब इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लगाओ। 8%, इक्विवेलेंट इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका? इक्विवेलेंट इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट तो बता चुका हूँ ना, 8 + 8 यानी 64/100 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसको यही निकालते हैं ना, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आ जाएगा आपको 16.64% आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% रेट से 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट आपका कितना है? 11,400 है ना, 11,400 है, उसी पे ले रहा है। इंटू क्या हो जाएगा आपको? 16.64, ये इसको क्या लिख सकते हो? 33/2 इंटू 1/100 लिख सकते हो ना। तो देखो ये हो गया, चला गया, ये हो गया 57। तो 57 इंटू 33 कितना हो जाएगा भाई? 27 2 पस्तिया 15 2 17, 27 हाथ में 2 पस्तिया 15 2 17, यानी 1881। तो 1881 तो हो सकता है ना, ये तो पॉसिबिलिटी है कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू, क्योंकि हमको क्या होना चाहिए? 2400 से कम होना चाहिए, ये तो पॉसिबिलिटी है। तो एक्स वाला 1 पॉसिबिलिटी, एक्स 1% तो हो सकता है, ये तो सही है। अब एक्स 2 रख के देखते हैं। तो इस केस में मेरा इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अब जो इंटरेस्ट है मेरा, ये 7 + एक्स कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 + 9 और क्या हो जाएगा? +9 इंटू 9/100, ये हो जाएगा ना इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कितना हो जाएगा? 18.81 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको अमाउंट है 11,400 और इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना आ गया 18.81 है। ठीक है, तो इसको 100 से कर दो, आप डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपको? ये इसको 2 जीरो चला गया, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा आपको 2166। तो ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 2400 से कम है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, मतलब एक्स का वैल्यू 2% भी सही हो सकता है। अब चेक करते हैं, एक्स का वैल्यू जब 3 होगा तो मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? देखो इंटरेस्ट 7 + एक्स है, यानी 10 हो जाएगा, मतलब इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? 10 + 10, 10 + 10 + 100/100 डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये कितना हो गया? 21% हो गया। ठीक है, तो अब जो है कंपाउंड इंटरेस्ट 21% पे कितना हो जाएगा? 111,400 गुना 21/100, यही हो जाएगा ना। तो ये आपको कितना आ जाएगा? देखो जो 114 गुना 21 कर दो, कितना हो जाएगा? 4 × 4 इक्का एक, एक 4 दूना 8, 2 का 2, 2 का 2। ठीक है, 4 8 1 9 3 2 3 9 4 हो गया। ठीक है, तो 2 3 9 4 भी पॉसिबल है, 2400 से थोड़ा कम है लेकिन पॉसिबल है ना, तो मतलब एक्स का वैल्यू 3% भी हो सकता है। अब कॉमन सेंस यूज करो, अगर आप एक्स का वैल्यू 4 रखोगे तो अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है 2400 रुपये से ज्यादा आ जाएगा, तो अब मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा, मतलब एक्स का 4 आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू 1 2 और 3% ही हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा? 1 2 and 3, सी विल बी द आंसर। तो गाइज आपने आज जो भी डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ये प्रीवियस ईयर एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये सब एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन है, रियल एग्जाम में भी आपको इसी तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, और क्वांटिटी कंपैरिजन वाले भी प्रीवियस ईयर एसबीआई पीओ मेंस आईपीएस पीओ मेंस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यही लेवल आने वाला है। इससे जो अगर आप बाहर लेंदी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इससे अच्छा एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो डाटा सफिशिएंसी मेंस में आपको 3 स्टेटमेंट वाला आ सकता है। ठीक है, और क्वांटिटी कंपैरिजन भी चांस है कि 3 स्टेटमेंट वाला आ सकता है। इसके अलावा आपका प्रीलिम्स में भी, ये तो मेंस की बात कर रहा हूं मैं, एसबीआई पीओ मेंस आईपीएस पीओ मेंस,
प्रीलिम्स में भी आपको डाटा सफिशिएंसी क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अगर प्रीलिम्स में पूछेगा तो 2 स्टेटमेंट वाला पूछेगा, ठीक है? और थोड़ा सिंपल रहेगा, उतना मुश्किल नहीं रहेगा। तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को आप बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता है, बस देखना होता है किससे आंसर मिल सकता है। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे, जो मैंने आपको अप्रोच बताया उससे आप डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हो। और क्वांटिटी कंपैरिजन में मैंने अभी आपको अप्रोच बताया हाउ टू सॉल्व फास्ट, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो गाइज आपका एसबीआई पीओ 2026 आईपीएस पीओ 2026 बहुत नियर आ गया है, तो होपफुली मेंस लेवल के क्वांट को प्रिपेयर करते रहो। प्रीलिम्स में मॉक लगाओ 1 मॉक पर डे, लेकिन मेंस लेवल हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते रहो। ये नहीं कि प्रीलिम्स नियर है तो हम लोग इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है? और जीए भी साथ साथ करते रहो और डिस्क्रिप्टिव भी करते रहो, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो करेगा उसी का जो है एसबीआई पीओ 2026 में एक सीट पक्का होने वाला है, ठीक है? जो इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसका एग्जाम कैसे क्लियर होगा? तो जो भी मैं मेंस लेवल की वीडियो ला रहा हूँ ये सब, इसको अच्छे से सॉल्व करो। ये नहीं सोचो कि अभी तो प्रीलिम्स एग्जाम नजदीक है तो ये बाद में करेंगे, बाद में कभी नहीं आता है। प्री के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा मेंस के लिए, ठीक है? तो अभी से ही मेंस की लेवल की प्रिपरेशन करते रहो। हाँ, प्रीलिम्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करो। प्रीलिम्स में क्या चाहिए भाई आपको, स्पीड में डीआई कैसलेट कैसे सॉल्व करोगे, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, तो उसके लिए भी मैं वीडियो लाते ही रहता हूँ कि आपको बताता हूँ स्पीड में कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, डीआई हो, कैसलेट हो, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके लिए भी मैं प्रीलिम्स के लिए अलग से वीडियो लाऊंगा कि फास्ट आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है? तो गाइज होपफुली आज का सेशन आपने एंजॉय किया गया होगा, और बहुत बच्चे को डाटा सफिशिएंसी के बारे में पता नहीं कि उसको सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या है। तो आज की वीडियो देखने के बाद होपफुली आप डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। मॉक्स में अटेम्प्ट करके देखना, और रियल एग्जाम में तो आप करोगे ही करोगे। और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, कंसेप्चुअल होने वाला है और कॉमन सेंस वाला होने वाला है, ठीक है? तो मेक श्योर कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग रखना, तो क्वेश्चन आपके डाटा सफिशिएंसी से और क्वांटिटी कंपेरिजन के जरूर सॉल्व होंगे, ठीक है? तो गाइस चलो मिलते हैं आने वाले टाइम में, और भी मेंस की बहुत सारी वीडियो आएगी और प्रीलिम्स की भी बहुत सारी फास्ट मैथ वाली वीडियो आने वाली है, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। 2026 में सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन को क्लियर करके रहेंगे, ठीक है? चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।